मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि एक धाकड़ पॉलिटिकल डिबेट के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि दो धाकड़ प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सुप्रिया श्रीनेत जी, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु जी, पहला सवाल आपसे। 380 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और आप लोगों ने यह दावा कर दिया है कि 270 सीटें हासिल कर ली हैं भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। इस दावे का आधार क्या है? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत साफ कहा है, हमारी पार्टी का अपना असेसमेंट है और उसके आधार पर दावा है। और देखिए, हमारे दावे हमेशा लोगों को जल्दी समझ में नहीं आते हैं। जब 2014 था, हमने कहा 272 पार करेंगे, कितने लोग मानते थे? 272 पार किया। 2019 में कोई सर्वे दिखाइए जो हमें 270 भी दे रहा हो। हमने कहा 300 पार करेंगे, 300 पार किया। बंगाल में हमारी 2 सीटें थीं, अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा 20 आएंगी। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, लोग कटाक्ष भरी मुस्कान से मुस्कुरा रहे थे, 18 आई। तो जो कहा है वो संकल्प करके दिखाते हैं इस आधार के ऊपर। लेकिन सुप्रिया जी, आपके नेता राहुल गांधी ने 150 सीटों में सिमटा दिया भारतीय जनता पार्टी को। 140 सीटें अखिलेश यादव देते हुए नजर आ रहे हैं। ममता दीदी ने कहा कि 190 से 200 सीटें। आपका मैं एक पोस्ट देख रहा था, आपने कहा 4 जून बीजेपी 0। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आप सबको मेरा नमस्कार। 400 पार का जो नारा था वो आप लोग गलत समझ लिए। 400 पार का नारा पेट्रोल के लिए था, आप सीट के लिए समझ लिए। 1000 पार करा दिया गैस, डीजल को पहुंचा दिया 90, तो जनता ने भी मन बना लिया है। और असलियत यह है कि 4 चरण के मतदान के बाद एक चीज शीशे की तरह साफ है कि 4 जून को ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं बताती हूं क्यों। 400 पार का ये जो नारा था, ये बीजेपी के किसी भी व्यक्ति से कैमरा ऑफ करके पूछिएगा, वो आपको बताएगा जबरदस्त बैकफायर किया। क्योंकि लोगों को संविधान को खत्म करने की जो साजिश थी वो समझ में आ गई। लोगों को समझ में आ गया कि ये आरक्षण खत्म करेंगे, लोगों को समझ में आ गया ये अभिव्यक्ति की आजादी खत्म करेंगे, तो जनता उठ खड़ी हुई। और 4 चरण के बाद ये साफ है कि मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। और आप लोगों एक बड़ा फैशनेबल सवाल पूछते हैं, अरे आप लोग जबरदस्ती संविधान को खतरे में बताते हैं। 48 घंटे पहले बरेली में, उत्तर प्रदेश में ही बरेली है, वहां पर एक दलित चौकीदार था, वीरेंद्र कुमार। उसको रामपाल और वीर बहादुर, 2 होमगार्ड जो तहसीलदार के सुरक्षा कर्मी थे, उन लोगों ने बेरहमी से पीटा। और पीटते वक्त गाली देकर कहा कि अनाज लोगे भाजपा का और वोट दोगे किसी और को। तो एक दलित को जब आप वोट देने का भी अधिकार नहीं देंगे, तो वो आपकी ऐसी सिट्टी पिट्टी गुम कर रहे हैं कि इन लोगों को पता है पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। 150 पार होने के लाले पड़े। अब मोदी जी भी अपने मंच से 400 की बात नहीं करते हैं, क्योंकि खामियाजा 4 चरण के बाद भुगत चुके हैं। तो ये इसी से आप लोगों ने ये अंदाजा लगा लिया कि 400 पार का क्योंकि नारा दे रहे हैं, इसलिए ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, वोटिंग राइट्स छीन लेंगे, तानाशाही आ जाएगी। नहीं, हमने ये अंदाजा नहीं लगा लिया, जनता ने लगा लिया। अच्छा। हमें तो पता ही था ये क्या कर रहे हैं। आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार कौन से चश्मे से राजनीति देख रहे हैं मुझे नहीं पता, हो सकता है अच्छे नंबर वाले चश्मे से देख रहे हो, लेकिन आज जो इस देश में हो रहा है उस पर क्या बहस हो रही है। एक दलित चौकीदार को पीटा जा रहा है क्योंकि वो अपनी मर्जी से वोट डाल रहा है, उस पर कितने टीवी डिबेट हो रहे हैं। आज सवाल इस बात का है, आज सवाल इस बात का है कि एक आदिवासी के सिर पर भाजपा का नेता मध्य प्रदेश में पेशाब कर देता है, उस पर कोई टीवी डिबेट नहीं है। आज टीवी डिबेट इस बात पर नहीं है कि कोर्ट जिसके खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर रहा है उसको, उसके परिवार को आप टिकट दे रहे हैं, कहां पर इस पे हो रहा है। आज डिबेट इस बात पर नहीं है कि एक बड़ी प्रबुद्ध पत्रकार को मोदी जी कहते हैं मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूं। 24 घंटे में पलट गए, 24 घंटे में हिंदू मुसलमान करने लगे। जिस व्यक्ति का वजूद इस विषाक्त राजनीति के बल पर है, वो ऐसी बातें कहता है, आप लोग डिबेट नहीं करते। तो हमसे मत पूछिए, जनता को समझ में आ गया और जनता ही हिसाब कर रही है। सुधांशु जी, मुझे लगता है इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान वाली जो बात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इस देश का जो बजट है उसका 15% मुसलमानों पर खर्च किया जाए। और मैं जब मुख्यमंत्री था तब भी ये थॉट सामने आई थी, लेकिन हम लोगों ने विरोध किया और उसके बाद ये मुमकिन नहीं हो पाया। अब फिर कांग्रेस पार्टी के लोग अगर सत्ता में आ गए तो यही करेंगे। देखिए, वो जवाब देने से पहले संख्या का भी बता दूं। देखिए कितनी विविधतापूर्ण संख्याएं हैं।
अखिलेश यादव 140, राहुल गांधी 150, प्रियंका जी 180, ममता बनर्जी 195 से 200, केजरीवाल 230। अरे भाई कोई नीलामी लग रही है क्या? इतना एक, इतना दो, फिर रेट बढ़ गया। इससे समझ में आता है गठबंधन का नेता तो छोड़िए, संख्या पर एक मत नहीं है, खाम खाम हवा में लट्ठ बांध रहे हैं। हमारे यहां एक ही नेता, एक ही विचार और एक ही संख्या, कोई किंतु परंतु और दुविधा नहीं है। अब दूसरी बात बताता हूं, जो संविधान की बात कही। संविधान जानते हैं, संविधान किसके जमाने में खतरे में आ चुका था, बदला जा चुका था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संविधान के अनुसार भारत की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है? यूनियन कैबिनेट। उस यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई? संविधान को आपने तार तार किया ना। भारत का प्रधानमंत्री मिलता था, जब कोई विदेश का राष्ट्राध्यक्ष आता था, दर्जनों वीडियो अवेलेबल हैं कि वो सोनिया गांधी जी से मिलता था, जो कैबिनेट रैंक में थी। सोचिए, भारत के संविधान में के अनुसार सर्वोच्च संस्था कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को तार तार करके फाड़ के फेंक दिया गया। यह भारत के संविधान के साथ था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कभी धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा, तो बाकायदा, अब उस पॉइंट पे भी आ रहा हूं, सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन में, रंगनाथ कमेटी की रिकमेंडेशन में यह रिकमेंडेशन की गई और यह कहा गया कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। और आज की पीढ़ी को न याद हो तो मैं बताना चाहता हूं, इस देश में एक ऐसा संविधान संशोधन भी हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। जानते कितने आर्टिकल बदले गए थे? 40 आर्टिकल में अमेंडमेंट, 14 आर्टिकल नए जोड़ दिए गए, 2 नए पार्ट जोड़ दिए गए, एक शेड्यूल चेंज कर दिया गया, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया गया, 20% कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया। संविधान की उद्देशिका, वो प्रीएम्बल जिसे भारत की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा, वो बदल दिया गया। तो कहे नहीं, कर चुके हैं। इसलिए सबको पता है संविधान की रक्षा किसने की। इस पे आपने 42वें संविधान संशोधन की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी उस वक्त कहकर उसकी आलोचना की गई। लेकिन अभी ये जो सिलसिला शुरू हुआ, उसमें आपके भी नेताओं का तो सुधांशु जी बड़ा गजब योगदान है। मतलब अनंत हेगड़े जी कहते हैं, मैं उसी सवाल, सुप्रिया जी सवाल तो ले लूं, से लेके लल्लू सिंह, मैं वही कह रहा था, से लेके गिरिराज सिंह, सब संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। या तो इन सब लोगों को निष्कासित कीजिए पार्टी से, या यहां पर बैठ के लच्छेदार बातें मत कीजिए। आपने यहां पर एक बात कही, आपने एक सवाल पूछा, मैं छोटी सी बात कह देती हूँ, सुधांशु जी से थोड़ी मित्रता है, इसका खामियाजा आपको ना भुगतना पड़े, मुझे नहीं पता। 15% आरक्षण की बात, 15% बजट खर्चे की बात मोदी जी ने कल करी। मोदी जी बिना पलक झपकाए सफेद सपाट झूठ क्यों बोलते हैं? इस देश का प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलता है? आज चर्चा यह होनी चाहिए। मैं दावे के साथ कहती हूं, और मैं यहां पर सीना ठोक के कहती हूं, एक डॉक्यूमेंट, एक कैबिनेट कमेटी की मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिखा दे जहां पर ऐसा हुआ हो। आप आकर कुछ भी बोल दीजिएगा, आपने दाम्पत्य का सूत्र निभाया या निभाया, मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती हूं। आप कह दीजिएगा ब्याहताओं को आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा एक भैंस छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा ये 48 पन्ने का मेरा विजन डॉक्यूमेंट है, हमारा घोषणा पत्र है, 15,329 शब्द है, एक शब्द दिखा दीजिए जो मोदी जी कहते हैं। आज यहां से मंच से जाऊंगी और कभी ऐसे मंच पर नहीं आऊंगी अगर एक भी बात जो मोदी जी कहते हैं वो दिखा दीजिए। तो दिक्कत की बात यह है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार झूठ बोलते हैं। उनके झूठ को बेचारे कुछ लोग फैक्ट चेक करते हैं, लार्ज सेक्शंस ऑफ द मीडिया फैक्ट चेक भी नहीं करता है, वही बात नीचे तक चलती है। कोई तो खड़ा होकर पूछे कि कहां से आपने ये 15% की बात करी, कहां से आपने मंगलसूत्र की बात करी? ये मंगलसूत्र जो हम पहनते हैं ब्याहता औरतें, ये कोई तार है? ये सोने का तार है या धागा है जिसको डाल लेते हैं? अरे एक पति का एक जीवन पर्यंत आप एक निशानी पहनते हैं। किस तरह की फिजूल की बातें करते हैं भाई प्रधानमंत्री? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सवाल पूछे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, लेकिन ये आपसे भी तो पूछा जाएगा कि जब आप संविधान बदलने की बात करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के किस घोषणा पत्र में, किस मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र है कि वो अगर आ गए, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, 400 सीटें आ गई तो संविधान बदल देंगे? उनके पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े, उनके अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, उनकी ज्योति मिर्धा जो प्रत्याशी हैं हमारे यहां से ही गई हैं, वो गिरिराज सिंह, सब लोग तो बोल रहे हैं, खड़े होकर पब्लिक मंच से बोल रहे हैं संविधान बदल देंगे। तो या तो मोदी जी अपनी अगली पब्लिक रैली में कहें कि ये सब लोग देश विरोधी हैं, भाजपा इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती है, मैं इन सबको पार्टी से निष्कासित करता हूं, ये जो बात कह रहे हैं ये गलत है। मतलब इधर आप भांजेंगे संविधान बदलना उनकी तरफ, और यहां पर आकर मीडिया कहेगा नहीं वो कहां बोल रहे हैं, अरे उनके लोग बोल रहे हैं। हमारा कोई लोकल बलिया का प्रवक्ता कुछ बोल देगा तो उस पर होगा पब्लिक डिबेट, प्राइम टाइम पर TV9 पर डिबेट होगा। यहां उनके सांसद बोल रहे हैं, सुई टपक सन्नाटा है।
तो ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक नहीं 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 होगा ऐसा ना। नहीं है। उन बयानों को भी दिखाया गया, उन बयानों पर भी चर्चा हुई, लेकिन जब पार्टी के आला नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने आकर यह साफ कर दिया, प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कहा, आपने सुना होगा कि अगर बाबा अंबेडकर भी आ जाएं तो वो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते। तो इस पर जब क्लैरिफिकेशन आ गया, अब कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे नेता हैं, सैम पित्रोदा, मणिशंकर अय्यर, अब उनको आप भी कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं बहुत माना अच्छा जाना आपने चाहिए। सवाल, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। सैम पिट्रोडा ने, जो अब इस पार्टी के पद पर भी नहीं है, इस्तीफा दे दिया उन्होंने एक इस्तीफा दे दिया, उसको छोड़िए, उन्होंने एक बयान दिया। उस बयान पर 48 घंटे चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर हम सब ने, जो संचार विभाग में है, संचार विभाग के प्रमुख हैं, कहा कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप डिबेट क्यों कर रहे थे उस पर? आप 48 घंटे तक क्यों राहुल गांधी की फोटो लगाकर डिबेट कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे सुप्रिया जी, नहीं सुप्रिया जी, कितने डिबेट नहीं आपने सवाल पूछा, मैं बता दूं, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाला बयान दिया, आप टाइमिंग देखिए, उसी वक्त पर सैम पित्रोदा नमूदार होते हैं और कहते हैं कि वहां पर 45%, 55% वाला वो विरासत टैक्स दिया जाता है। आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। कैसे? जिस समय प्रधानमंत्री ने यह कहा, उन्होंने ये कह दिया। जिस समय हम कह रहे हैं कि ये संविधान बदलने वाले, इनके लोग कह रहे हैं संविधान बदलना है, आपने तो जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर डिबेट नहीं किए। आपने तो नहीं बोला कि लल्लू सिंह आपके सांसद ने कैसे कहा, आपने तो नहीं बोला अनंत हेगड़े ने कैसे कहा, आपने तो नहीं बोला। चलिए यही इसी सवाल से ये चर्चा शुरू हुई थी। सुधांशु जी, मैं आपसे यही कहने जा रहा था कि आपकी पार्टी के तमाम नेता जब खुद पब्लिक मंचों पर इस तरह के बयान देंगे कि 400 सीटें दीजिए, हमें संविधान बदलना है, बड़ा फेरबदल करना है, तो फिर चर्चा तो वहां से शुरू हुई ना। ये हमारे नेताओं के तो किसी बयान को लेकर कह रहे हैं, मैंने तो इनके कृत्य बता दिए। इन्होंने कहा कोई बलिया का नेता बोल देता है तो ऐसा होता ही। बताइए, राहुल गांधी पर्ची फाड़े थे, वो बलिया के नेता थे? ये बताइए, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन सोनिया गांधी जी जो कोई छोटा मोटा नेता थी, उनकी बड़का बड़का फोटो लगती थी और प्राइम मिनिस्टर की छोटका छोटका फोटो लगती थी। मतलब कैबिनेट रैंक जिसको है उसकी फोटो बड़ी लग रही है और उनकी फोटो छोटी लग रही है। और एक दिखा दीजिए सुधांशु जी, एक फोटो दिखा दीजिए। चलिए, हम और आप राजनीतिक मंच साझा नहीं करेंगे, ये यहां पर कह रही हूं। एक फोटो दिखा दीजिए जहां पर सोनिया जी की बड़ी फोटो और मनमोहन सिंह जी की छोटी मतलब फोटो। सोनिया जी की छोटी फोटो थी। दिखाइए। मैं अभी आपको 10 वीडियो दिखाता हूं जहां पुतिन से हाथ मिला रही है पहले सोनिया जी और यूं पीछे खड़े हुए हैं। जहां के ऊपर सुनिए, यूपीए की चेयरपर्सन है, अभी दिखाएं यूपीए चेयरपर्सन, यूपीए की सुनिए, चेयरपर्सन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो वो कले भी नहीं है, ये पीछे असलियत है, आप लच्छेदार बातें करते हैं। मेरी बात दर्शकों से कहता हूं, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, अगर कोई डिग्निटरी आ रही है, उनसे मिल रही है, आपको क्या दिक्कत है? चलिए मैं जवाब देता हूं। मोहन भागवत को आप क्यों बिठाते हैं? क्या है मोहन भागवत? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आपको सोनिया गांधी से आपत्ति है? एक मिनट, सोनिया गांधी तो राजनीतिक बोलने के बाद सुप्रिया जी एक करके ना, सोनिया गांधी राजनीतिक अपने टर्न पे। चलिए मैं कोट करता हूं। सोनिया जी की उपस्थिति में मनमोहन सिंह जी ने प्रणब मुखर्जी की पुस्तक विमोचन के समय कहा कि जब मैडम ने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री बनना है तो मैं प्रणब दा के पास गया। मैंने प्रणब दा से कहा, प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे आदेश दिया है प्रधानमंत्री बनने के लिए, बड़का कौन छुटका कौन बताइए। यह तो उनकी उपस्थिति में बोला है, प्रणब मुखर्जी की पुस्तक विमोचन ने बोला है, खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला है। तो ऐसा है कि इस प्रकार के तर्क कुतर्क करके इसको बचाया नहीं जा सकता, सबको पता है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जमाने में खड़े होकर पार्लियामेंट पे बोला है कि 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली, वो सबको पता है। अब हम आते हैं आगे की बिंदु उसी सदन में, एक मिनट, उसी सदन में सुषमा स्वराज जी ने बोला है, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सदन में सुषमा स्वराज जी ने बोला है, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा। 20 करोड़ रोजगार देना था, 15 लाख सबके अकाउंट में डालना था, किसान की आय दुगनी करनी थी, 100 स्मार्ट सिटी बनानी थी, पेट्रोल डीजल का दाम 35 पर लाना था, रुपया डॉलर 1 कराना था, चीन को लाल आंख दिखानी थी। ये सब कुछ नहीं हुआ। चलिए थोड़ा सवाल जवाब हो जाए, थोड़ा सवाल जवाब हो जाए। अब अपने टर्न में बोलिए तो बेहतर रहेगा। आप सुधांशु जी से सवाल तो करने दीजिए मुझे। सुप्रिया जी सुनिए, कह रहे थे कारवां लुट गया, कहते थे एसबीआई एलआईसी बर्बाद हो गया। अभी चेक करिए जाके, पिछले क्वार्टर में भारत की सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कौन है, इवन इंक्लूडिंग प्राइवेट, रिलायंस से भी ज्यादा प्राइवेट कंपनियों ज्यादा 22,000 करोड़ रुपए का एसबीआई ने, क्या कहते हैं, कारवां लुट गया, हाईएस्ट प्रॉफिट गेन किया है। ये है इनकी। अच्छा सुधांशु जी, फिर मुझे ये बताइए, देखिए आपने बोलने, अच्छा नहीं सुप्रिया प्लीज, या तो सुधांशु जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर मेरा मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो लोग का हल्ला मचाते हैं, एक्चुअली में इनको पता ही नहीं होता है कि नीचे की जमीन का आधार क्या है। इन्होंने कहा इकोनॉमी, अब बता रहा हूं, पेट्रोल डीजल, खोलिए अपना अपना मोबाइल में, अभी से कहता हूं,
2004 में कितने का था डीजल? 22 रुपया। 2014 में हमारी सरकार आई 52 रुपया। कितना राइज हुआ? 220%। आज कितना है डीजल? 87 रुपए। कितना राइज है? 65%। अब सुनिए, 90 रुपए। अरे सुनिए ना, तो कितना हुआ? चलो 90 है तो कितना हुआ? 70%। 70% हुआ ना। आपके में 210%। और सुनिए, पेट्रोल कितना था 2004 में? 32 रुपया। जब हमने छोड़ा, जब इन्होंने छोड़ा 67 रुपया। कितना राइज हुआ? 210%। आज कितना है? 97 रुपए, 60%। बोलिए, आपके जमाने में दो गुनी महंगाई बढ़ी है। किसी भी चीज पर चुनौती से कहता हूं। आइए दूध के दाम देख लीजिए। अच्छा, ठीक है, नहीं सुप्रिया जी, नहीं इसी पर एक मेरा काउंटर सवाल है। एक मिनट सुधांशु जी, इसी पर एक काउंटर सवाल है। और सुन लीजिए। नहीं सुप्रिया जी प्लीज। आज जाइए, गैस का एलपीजी सिलेंडर 2004 में 281 रुपए, जनवरी 2014 में 1241 रुपए, आज 947 रुपए। बताइए किसके जमाने में? सुधांशु जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि आपने आज 5%, इनके कोई 5 साल बता के जाएं जब 5% से कम हो। चुनौती के साथ कहता हूं, कोई 5 साल बता के जाइए आपके शासनकाल में जब 5% से कम। अब मैं जरा 2-4 बातें सुधांशु जी से कह दूं। आप मेरे ट्रैप में फंस गए। पूछिए कैसे? आप एसबीआई एलआईसी की बात करने लगे। एसबीआई एलआईसी की बात हमने कब करी थी? जब अडानी महाघोटाले की बात करी थी। अब तो देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी बोरों में भर भर के, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन बांट रहे हैं। आपका इस पर क्या वक्तव्य है? मुझे बताइए। अगर देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, इतनी गंभीर बात कर रहे हैं, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सांप सूंघ गया सबको, कोई जा ही नहीं रहा है। अरे अगर टेम्पो नहीं पकड़ेंगे मोदी जी तो कहां तक टेम्पो पहुंच जाएंगे? चलिए इस संदर्भ में बात करी गई थी। तो जब आप कहते हैं ना, जब हम बात करते हैं तो हमने विवश कर दिया कि 10 साल बाद नरेंद्र मोदी को उसी भ्रष्टाचार पर बोलना पड़ा जिस भ्रष्टाचार की हम बात करते थे। वही अडानी अंबानी पर वो हमला। वैसे सिर्फ एक बात बोलता हूं, असलियत यह है कि जो सिलेंडर 400 का था उसको 1100 कर दिया, जो पेट्रोल 70 का था उसको शतक पार करा दिया, आटा दही पर जीएसटी लगा दिया। अरे प्रभु, पढ़ाई दवाई पर जीएसटी लगा दिया। ये हाल आपने महंगाई का कर दिया है। आज गाना बदल गया है। पहले गाना था सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आज दूसरा गाना चल रहा है, सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। असलियत ये है। अब सुनिए, 2 लाइन बोलता हूं भाई। सब अपने अपने मोबाइल खोल के चेक करिए। जनवरी 2014 में 1241 का सिलेंडर था। झूठ बोलते हैं कि 400 का था। 400 का सब्सिडी का सिलेंडर था। 400 और सब्सिडी के सिर्फ 6 सिलेंडर मिलते थे। सब्सिडी अक्टूबर 2024 में खत्म हो गई। ये WTO के साथ एग्रीमेंट किया था। अब ऐसे तो हम कहें कि हम उज्ज्वला में मुफ्त का सिलेंडर देते हैं, अब मुफ्त से 1000 रुपए हो गया। इसलिए जो मार्केट रेट था उसकी बात करिए। अब सुनिए, अंबानी अडानी, बड़ी मजेदार बात सुनिए। राहुल गांधी तो खाली एक सांसद हैं। नेता प्रतिपक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। उनका वीडियो याद है जब उनसे पूछ रहा है जर्नलिस्ट, आप इतना बोल रहे थे और इतना बोल रहे थे, तो अब जब आप लोग बोलना बंद कर दिए तो क्या कुछ मिल गया क्या? तो हंसते हुए कह रहे हैं, जब मिल जाता हमको तो हम भी बोलना बंद कर देते हैं। याद करिए जाके वो वीडियो में, हवा में नहीं बोल रहा हूं। और वो टेक्निकली नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी सीनियर। मगर क्या बताएं, नेता प्रतिपक्ष की फोटोआ नहीं आती है मैनिफेस्टो पे। अध्यक्ष के साथ केवल किसकी फोटो आती है? राहुल गांधी जी की, जो ना अध्यक्ष हैं, ना उपाध्यक्ष हैं, ना महासचिव हैं, ना दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष हैं, और पद छोड़ चुके हैं, अपदस्थ अध्यक्ष हैं, सबसे असफल अध्यक्ष हैं, मगर सबसे ऊपर चलने वाले अध्यक्ष हैं। यही इनकी पार्टी की समस्या है कि ये हकीकत को नहीं समझते हैं और उसके बाद इधर उधर की बातें करते रहते हैं। नहीं, लेकिन सुधांशु जी एक मिनट सुप्रिया जी प्लीज ऐसे नहीं होगा ना। एक मिनट सुप्रिया जी, एक मिनट मुझे सवाल पूछने दीजिए। एक सेकंड। सुधांशु जी भी सांसद है। क्या प्रधानमंत्री की बात से सहमत है कि क्या टेम्पो में भर भर कर, बोरों में लाद लाद कर काला धन बांटा जा रहा है? क्या आप इस बात से सहमत है या नहीं है? आप भी सांसद हैं, सम्मानित हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। पीयूष गोयल से सवाल पूछा गया, उन्होंने क्या कहा? अगर प्रधानमंत्री ने कहा है तो उन्हीं से पूछो। ऐसी कन्नी काटना तो मैंने आज तक किसी को देखा ही नहीं है। पार्टी बिल्कुल चुप। एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है पार्टी में कि प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। प्रधानमंत्री पहले चरण के बाद मटन मीट मुर्गे पर आ गए, दूसरे चरण के बाद मंगलसूत्र और भैंस पर आ गए, तीसरे चरण के बाद वो आ गए अडानी अंबानी पर, और चौथे चरण के बाद मोदी जी को गजनी का शिकार हो गया। जैसे गजनी में था ना, मैं तो हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं हूं, 12 घंटे बाद मुसलमानों के साथ ये हुआ है। तो ये 4 चरण की मोदी जी की कहानी है। अब आप सवाल पूछिए।
सुधांशु जी अब इसका जवाब दे दीजिए। अरे अभी सुप्रिया सुनिए जी ने भैया, पूछ दिया, फिर मैं सवाल इनके लूंगा। तो इतने नोट पकड़े गए कि टेम्पो क्या ट्रकों में ना पाए। 350 करोड़ रुपए याद है अडानी, धीरज अंबानी साहू की जानी चाहिए, के, ईडी की भैया नहीं जानी ट्रक में चाहिए। भर के ना 350 करोड़ आ पाए, उतने पकड़े गए 100 करोड़ के लगभग। कहां पकड़े गए? बंगाल में पकड़े गए, कर्नाटक में पकड़े गए, झारखंड में अभी फिर पकड़े गए। अरे आंखों के सामने दिख रहा, उसके बाद बचने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए ये लोग सिर्फ कैश पैसे पे राजनीति करना चाहते हैं। इसीलिए इनको इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं चाहिए, वही दौर चाहिए 2014 से पहले, जिसका कि इनकी पार्टी एक पैसे का हिसाब नहीं दे सकती। ऐसा तो नहीं 2014 से पहले चुनाव नहीं लड़े जाते थे, हवाई जहाज से लेकर सारी चीजों का खर्चा कौन देता था, एक पैसे का हिसाब नहीं है। आज कम से कम ऐसी पारदर्शी स्थिति तो लाए थे कि हिसाब है, अगर सरकार चाहे, कोर्ट चाहे तो हिसाब मांग सकता है। इनके टाइम में तो मांग ही नहीं सकते, सब तो इधर से आया उधर चला गया, क्या बताएं। इसलिए आगे सुधांशु आप जी पूछ लीजिए। अभी 400 पार से बात शुरू हुई थी। आप ही की पार्टी के नेता असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि जैसे राम मंदिर बनाया अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, वैसे ही कृष्ण जन्मभूमि मंदिर देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो? ज्ञानवापी में मंदिर देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो? फिर आप ही लोग कहते हैं कि धर्म के आधार पर हम राजनीति नहीं करते, धर्म के आधार पर हम वोट नहीं मांगते। तो ये क्या है फिर? देखिए, राम मंदिर किस बात का प्रतीक था? मैं आपसे कहना चाहता हूं 500 वर्ष के संघर्ष का ही प्रतीक नहीं था। 1000 साल के बाद विंध्य के उत्तर में, यानी विंध्य के दक्षिण भारत में तो बड़े बड़े हमारे मंदिर मान बिंदु केंद्रों पर रहे थे, विंध्य के उत्तर में भारत के किसी मान बिंदु तीर्थ के ऊपर पहली बार भव्य मंदिर बना है। यह भारत के अंदर आए हुए सांस्कृतिक चेतना के बदलाव का प्रतीक था। इसलिए कृष्ण जन्मभूमि या काशी विश्वनाथ का विषय जो कोर्ट में विचाराधीन है, हमें पूर्ण विश्वास है कि अंततः वो भी हमारे पक्ष में आएगा और भारत की सांस्कृतिक चेतना उस रफ्तार से आगे बढ़ेगी जिसे हम कह सकते हैं अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा और करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। अब मगर मैं एक सुनिए, मगर इनका क्या है सुनिए, इन्होंने राम मंदिर का न्योता लौटा दिया। अरे आप नहीं आते, कोई आपके यहां शादी का न्योता देता है, आप जाए ना जाए, पर ये तो नहीं लिख के देते मैं नहीं आऊंगा आपकी बेटी की शादी में, लिख के दिया। और मैं कोट करना चाहता हूं, राम मंदिर तो नहीं आए, बाबर की कब्र के ऊपर 1959 में नेहरू जी गए, बाबर की कब्र पे 1968 में इंदिरा गांधी गई, बाबर की कब्र पे मनमोहन सिंह के साथ ये गए राहुल गांधी 2005 में। और मैं बताना चाहता हूं, मैं कोट कर रहा हूं, नटवर सिंह जो इनके विदेश मंत्री रहे, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि जब इंदिरा जी सामने खड़ी हुई थी, उन्होंने सर झुकाया बाबर की कब्र पे, मैं उनसे चंद फीट दूर खड़ा हुआ था और उन्होंने लौट के मुझसे कहा कि ऐसा लगा कि सदियां सिमट कर एक ब्लर्ड विजन के अंदर आ गईं। और उन्होंने कहा कि बाबर को श्रद्धांजलि देना अपने आप में एक रेयर अनुभव था और इंदिरा जी के साथ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर था जिन्होंने बाबर की कब्र पे जाके सिजदा किया, उन्होंने राम मंदिर का लिखित में लौटाया। इसलिए यह अंतर की बात है और इसमें से कोई बात गलत हो तो बताइएगा। आपके विदेश मंत्री ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में क्लियर कट लिखा है। ये तो आपने किताब की बात कर ली, मैं तो तथ्य कुछ बता देती हूँ, किताबों पर नहीं जाती हूँ। किताब तो हो सकता है मैं आपके बारे में, बीच में मत बोलिए, किताब तो हो सकता है मैं आपके बारे में कल कुछ लिख दूं, अब आप उससे सहमत हो असहमत हो मुझे नहीं पता, मुझे बोलने दीजिए। मिनिस्टर की विजिट है, इसमें कौन सी सुधांशु जी बहुत जलेबी बना ली, अब मुझे बोलने जलेबी क्या बनाई? नहीं गए थे, अब बोलिए, पहले आप कैमरा नीचे रखिए, मैं बात कर रही हूँ। इंदिरा जी कहीं पहले आप नीचे रखिए फिर मैं बात करूंगी। जलेबी बनाओ चाहे, अरे उनको देख के एक्साइटेड ना होइए, रखिए नीचे, सुनिए मेरी बात। आपके पास डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री मैं बता रही हूं। बिना न्योता लपके बिरयानी और सिवई खाने गए हमारे देश के प्रधानमंत्री लाहौर, क्यों गए? बिना न्योते के आईएसआई को पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी पठानकोट पे किसने बुलाया? आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री ने। असलियत यह है, अडवाणी जी पाकिस्तान गए, क्यों गए शिरकत करने, क्यों गए सिर झुकाने उस जिन्ना के सामने जिसने यहां पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया? आपकी असलियत यह है कि जब हमारे लोग, जब इस देश की जनता अग्रसर थी और अंग्रेजों को करो या मरो का नारा देके देश से खदेड़ रही थी क्विट इंडिया मूवमेंट में, आप जिन्ना के लोगों के साथ, मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे, गलबैया कर रहे थे। आप तो फजलुल रहमान के साथ लगे हुए थे जिसने प्रस्ताव पारित किया था पाकिस्तान के बनने का। तो असलियत यह है कि यहां पर मत बोलिए। आपने इस देश की सामाजिक चेतना की बात करी, उस पर चर्चा होनी चाहिए। सामाजिक चेतना बिल्कुल जरूरी है। सामाजिक चेतना और एक हिंदू होने के नाते मैं बहुत अपमानित
और बहुत उद्वेलित महसूस करती हूं जब मैं ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य का कल का बयान सुनती हूं, जहां पर वो कह रहे हैं कि देश में डर का माहौल है, मुझ तक को डराया जा रहा है, मुझ तक को धमकाया जा रहा है, इसलिए मैं अपने अनुयायियों से कहता हूं ज्यादा मेरे आसपास मत रहो, तुम्हारे ऊपर भी पुलिस और प्रशासन हावी हो जाएगा। ये हमारे धर्म के शंकराचार्य कह रहे हैं। आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, बहुत अच्छी बात है, हम सबके आराध्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी मर्यादा का एक अंश आप में नहीं है, वो अलग बात है। राम ने तो कहा रामायण में क्या कहा वाल्मीकि जी ने, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। आपने तो उस रामायण को भी झुठला दिया। आप ना गरीबों की बात करते हैं, ना शोषितों की करते हैं, ना वंचितों की करते हैं, ना किसी और की करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं, लेकिन कितने शंकराचार्य, एक मिनट, कितने शंकराचार्य वहां दिखे? इस देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति क्यों नहीं दिखी? वही नहीं जिस सदन में आर्टिकल 5 में कहता है कि पार्लियामेंट का मतलब है राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, उसके इनॉग्रेशन में आपने महामहिम को क्यों नहीं बुलाया? आपने शिलान्यास में दलित राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? किस तरह की बात करते हैं? और एक बात इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपको थोड़ा सा आईना दिखा देता हूं। सुप्रिया जी, इसी पर राम मंदिर पर ही, सुप्रिया जी बाबर से भाग गए, सुप्रिया जी, राम मंदिर पर ही कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से कांग्रेस पार्टी ने दूरी क्यों बनाई थी? इलेक्टोरल बॉन्ड पे इधर उधर की बात मत करिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने आपकी कलई खोली और कहा यह गोरख धंधा बंद होना चाहिए। चंदा दो धंधा लो, वसूली रैकेट चल रहा है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जा रही है, चंदा आ रहा है, बंद हुआ जा रहा है। आपने तो हिंदू धर्म में होने के नाते कहती हूं बीफ की कंपनी तक से चंदा लिया है कि स्वयंभू हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं आप। शर्म कीजिए आप लोग। आपने तो गौकशी के जो लोग करते हैं उस कंपनी तक से चंदा लिया। आप क्या बात करेंगे? अच्छा सुप्रिया जी, भैया मैं बोल सकता हूं, या चुनावी रैली है कि भाई बोलती रहेंगे? अरे एक सवाल समझाऊं। अरे भैया सुनिए, ये तरीका ठीक नहीं है, लगातार बोल रही है, लगातार डिस्टर्ब कर रही है, सवाल का जवाब देखिए, दीजिए। मैं बोल रही हूं तो सुप्रिया जी, मैं आप दोनों से गुजारिश करना चाहूंगा, प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलें, ऐसे हमारे दर्शकों के लिए भी समझना मुश्किल होगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आपने जिक्र किया, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी ने दूरी बनाकर क्या उसका नुकसान हो सकता है कांग्रेस पार्टी को? ऐसा आपको अब लगने लगा है क्योंकि आप ही की पार्टी के नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है, जो पार्टी छोड़ता है कहता है कि वो रामलला के दर्शन हम करने चले गए या जाने वाले थे और इसलिए हमें असहज किया जा रहा था पार्टी में। इस तरह के आरोप तो वो तमाम नेता लगा रहे हैं जो कि आपकी पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में जा चुके हैं। कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, उनको एक शब्द हिंदू धर्म में तिलांजलि देना, उनको तिलांजलि दे देनी चाहिए। इसलिए दे देनी चाहिए, अगर आप विचारधारा का इतना बड़ा समरसॉल्ट करने को तैयार है तो जो आप बोल रहे हैं मुझे उस पर विश्वास नहीं है। मैं सीडब्ल्यूसी की मेंबर हूं, सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हेड हूं, नेशनल प्रवक्ता हूं। मैं गई थी राम मंदिर का दर्शन करने, मेरे सारी लीडरशिप को पता था। मुझसे उन्होंने पूछा कैसा था, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? मुझसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। विक्रमादित्य सिंह जी गए, उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी गए, उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। दीपेंद्र हुडा गए, उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। अविनाश पांडे गए, वो अभी भी प्रभारी महासचिव है। मोना मिश्रा गई, वो अभी भी सीएलपी है। ये कौन से लोग हैं भाई? प्राण प्रतिष्ठा का न्योता तो सोनिया जी को आप हमें जाएंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आया था। मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर शंकराचार्यों का सम्मान नहीं है, जहां पर हिंदू धर्म की रीति रिवाज नहीं निभाए गए, वहां पर हमारा जाना उचित नहीं था। समय पड़ने पर हमारा शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल जाएगा। लेकिन जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, इसमें कौन सी बात है? ये जो हिंदू धर्म है ना, ये 2014 से पहले नहीं आया है। 2014 से पहले यहां बैठे हुए हिंदू अल्लाह अल्लाह नहीं करते थे, राम का नाम ही जपते थे, भगवान का नाम ही जपते थे। ये सुन लीजिए, मंदिर कैसा लगा आपको? स्वयंभू ठेकेदारों की असलियत ये है कि चंदा देने के लिए बीफ कंपनी से भी चंदा दे रहे हो, तो धर्म के स्वयंभू ठेकेदार नहीं। सुप्रिया जी, आप गई, आपके तमाम सहयोगी भी गए, कई नेता गए कांग्रेस पार्टी के, बिल्कुल सही आपने कहा। कैसा लगा राम मंदिर? भव्य लगा, दिव्य लगा? अच्छा लगा, मुझे लगा अच्छा लगा। लेकिन जहां पर जो छत्र था, जहां पर रामलला की स्वयंभू मूर्ति थी, अगर वहां बनता तो और भी अच्छा लगता। अच्छा लगा। हिंदू धर्म के हम सब लोग हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, हम बिल्कुल भगवान राम को मानते हैं, लेकिन हम भगवान राम के चरित्र को मानते हैं, उनकी मर्यादा को मानते हैं, उनकी प्रतिष्ठा को मानते हैं। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं जिसमें कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम उस भाजपा को नहीं मानते हैं जहां IIT BHU में लड़की का बलात्कार होता है, बीजेपी चुप। वहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगते हैं, टिकट लड़के को मिलता है, चार्जेस फ्रेम हो गए। हम उस भाजपा को नहीं मानते हैं, एक मिनट, जो कि हमारी बेटियों के साथ गलत करती है और संरक्षण देती है आरोपी को। यह बिल्कुल गलत है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर शक्ति स्वरूपाओं की पूजा होती है, उस हिंदू धर्म को मैं मानती हूं, और उस हिंदू धर्म में जो भाजपा कर रही है वो सरासर गलत है।
चलिए सुधांशु जी, ये तो कहा सुप्रिया श्रीनेत जी ने कि मंदिर उनको अच्छा लगा, नहीं यानी कहा सरकार नहीं। के अब मैं एक सुपरविजन बात में कहूंगा। काम क्या अच्छा हुआ है वहां अब पर? मैं एक कमेटी बात के कहूंगा, जैसे सुपरविजन मैंने में काम अच्छा हुआ शांति है। से इनकी बात सुनी, अब मेरे बीच में नहीं बोलेंगी, ठीक। वैसे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहाँ लिखा हुआ है, किस ग्रंथ का है, पता है आपको? आपको इसमें आपत्ति है? नहीं महिलाओं के अगर ऐसा नाम लिखा बताइए, गया तो पता आपको है? आपत्ति है? आपको आपत्ति है? ना लिखा कहाँ है? मैंने तो बहुत देखिए, सारी चीजें यहाँ सुनाई वैसे मैं बता दूं दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए, कंपनी पे ये नहीं बोलेंगे। मनुस्मृति में लिखा है, जिसको बहुत ज्यादा ये लोग वो करने में लगे रहते हैं। मनुस्मृति में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो इसमें क्या अब मैं गलत है बताता क्या? हूँ, इसमें गलत है? अब अपने टर्न कुछ पे। गलत कहा मैंने क्या? शंकराचार्य के बारे चुप में गई, क्या बात बात? करने वाले, अभी कहे आप बीच में, अब तरीका ठीक नहीं, मैं आपके में एकदम शांत एक- बैठा आप भी बीच-बीच में शुरू से मैं शंकराचार्य बोले थे को तो इसलिए जेल बोल- में किसने डाला था? दीपावली के दिन जिस समय वो सांध्य पूजा कर रहे थे, शंकराचार्य को जेल में डालने वाले आज आकर कहते हैं शंकराचार्य जी के बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। और इन्होंने कहा देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से थी, जिस दिन उन्होंने जाकर राम मंदिर का दर्शन किया, अगले दिन महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ये कहते हैं कि राम मंदिर का शुद्धिकरण कराना चाहिए। इससे बड़ा अपमान हो सकता है कि अनुसूचित जनजाति की जिस दिन महिला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गई और उस दिन जाके कह रहे हैं शुद्धिकरण करना चाहिए? क्या मतलब था शुद्धिकरण का, ये बताने का प्रयास करिए। और जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं आया। राम मंदिर पर न जाने वालों के तीन प्रधानमंत्री और एक युवराज बाबर की कब्र पे जाके सिजदा कर चुके हैं और यहां से लौटा चुके हैं, उसका जवाब नहीं आया। जिन्ना और मैं के बताना पास क्यों चाहता गए हूं, थे? 2000 जिन्ना के साथ क्यों तरीका मिले ठीक हुए नहीं है थे? भाई, ये चिल्लाइए तरीका मत, ठीक नहीं है। चिल्लाइए लगातार मत, आप बोल रहे हैं। एक एक करके, मैं एकदम नहीं सुप्रिया जी, बोला, प्लीज। चिल्लाइए बिल्कुल मत। अब मैं एकदम शांति से बैठा हुआ था। चिल्लाइए मत, चिल्ला नहीं, क्यों चिल्ला क्यों रहे? रहे? आप क्यों, आप बीच में सुप्रिया बोलेंगे? जी, प्लीज। मैंने आपके में बिल्कुल नहीं बोला। सुधांशु जी, अब आप एक बीच में मिनट, नहीं एक मिनट। बोलेंगे। आप मैंने दोनों आपसे प्लीज कहा था, एक साथ जैसे एक साथ शांति मत से बोले, मैंने प्लीज सुना है, गुजारिश वैसे है शांति सुप्रिया से जी। आप सुनेंगी। की कोई बात ये नहीं डिबेट है। की मर्यादा का उल्लंघन सुप्रिया जी, कर आप रही जब बोल रही थी तो सुन रहे थे ना आप वो। जो अनाप पानी शनाप पीजिए, कुछ बोलती नहीं, पानी मैं एकदम पीजिए। शांति से, पानी आप पीजिए, अभी पानी पीने का वक्त अरे आ रहा है चिल्ला आपका। बीपी मैं आपका बढ़ बता रहा रहा है, हूँ, दवाई खाइए अरे ना भाई सवेरे, आप पानी पीजिए। आराम से पर्सनल मत प्लीज करिए प्लीज, आप भाई। दोनों से गुजारिश है, बीपी प्लीज आपके आराम से नेता का थोड़ा। बढ़ा रहता है, जो जी। हमेशा यूं करके भैया भैया करके दाढ़ी बढ़ा के कहता रहता है कि ये कह अरे रहे हैं- दाढ़ी तो आप वाले की भी है, अरे भाई दाढ़ी तो सुनिए आप वाले तो। की भी है। दाढ़ी से आपत्ति है? दाढ़ी तो स्वतंत्र अरे भाई बाबू की भी है, सुनिए। सामने बैठे, दाढ़ी से आपत्ति है? अरे सुनिए, वाह भैया, हमारे वाले की दाढ़ी तो- तो स्वतंत्र बाबू की भी है, दाढ़ी तो अमित शाह की भी है, दाढ़ी तो नरेंद्र मोदी की भी है। अब दाढ़ी से आपत्ति हो गई? वाह भैया, वाह भैया, क्या गजब है। अब दाढ़ी से आपत्ति, हम समझ रहे हैं आपके मन में, दिल में है जो दर्द, वो मैं समझ रही हूँ। सुप्रिया जी, अरे भैया, हमारे वालों की तो 20-20 साल से दाढ़ी का जलवा देख के दाढ़ी बनाए तब बहुत जलवा ना मिला। ये है इनकी हकीकत। अब मैं बताना चाहता हूं, दाढ़ी से अब आपत्ति हो सुनिए। गई आज। अब देखिए, मोदी अब जी अपने सुन टर्न लेंगे, पे। दिक्कत हो अपने अपने जाएगी। टर्न पे शांति से बोलिए। अपने अपने टर्न पे शांति से बोलिए। मैं तो कह रहा हूं हमारे यहाँ तो दाढ़ी परमानेंट है, आपके यहाँ मौसम देख के आती है। अब दूसरी है, अब सुनिए, मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं। देखिए, गंभीरता की बात, इन्होंने कहा 2014 से पहले सब हिंदू नहीं, ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म 2014 के बाद आए। सही बात है, हिंदू धर्म 2014 के बाद नहीं आया है, मगर हिंदू धर्म जागा 2014 के बाद है। 2014 से पहले इस देश में 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गया। इस देश में दर्जनों जिले हिंदू माइनॉरिटी हो गए। इस देश में वो दौर था कि कश्मीर में कह दिया गया कि हिंदुओं घर छोड़ के चले जाओ, अपनी बेटियों को छोड़ के चले जाओ, और उसके बाद उन्होंने, कौन से 9 राज्य, कौन से 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गए? अब सुनिए, कौन से 9 राज्य? सुनिए, हाँ बताइए। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर हुए कि नहीं? हिंदू माइनॉरिटी हो गए? कितने राज्यों में? यहाँ हिंदू माइनॉरिटी नहीं है। केरल में मल्लापुरम, मालदा, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, कितने जिले माइनॉरिटी? भाई क्या तरीका है इनका बदतमीजी का? लगातार बीच में डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, आप सुप्रिया जी, उनको कंप्लीट तो कर लेने दें आप। और सुप्रिया जी, प्लीज। अब सुनिए, सुनिए, जी। इसलिए फंस गए, देखिए, दाढ़ी वाले में जिसके फंस पास गए। फैक्ट कमजोर होते हैं वही बीच में बोलता। मैं तो दाढ़ी एकदम वाले में फंस शांति गए। से बैठा था, इनके लिए बीच में बोलने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब मैं कहता हूं, इनका ट्वीट देखिएगा जाके। जब राहुल गांधी जी की वो तथाकथित न्याय यात्रा शुरू हुई, इन्होंने कहा लुक एट द क्राउड, और वो एरिया देखिए कौन थे, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज के आसपास का इलाका असम में, और मालदा पश्चिम बंगाल, जहां सबसे ज्यादा घुसपैठियों की संख्या है, वहीं पे सबसे ज्यादा इनकी भीड़ दिखाई पड़ रही थी। इससे साफ समझ में आ जाता है कि कौन किसके साथ मिलकर वो कर रहा है। और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान वालों को बिरयानी खिलाई और ये खिलाई वो खिलाई। अरे भैया, वो कहानी बहुत पुरानी हो गई। उसके बाद उनको कितनी धूल चटाई और पटक पटक के धूल चटाई, वो ये भूल गए। और अब तो क्या है, अब तो सुनिए, ये फवाद चौधरी, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री, कहते हैं जवाहरलाल नेहरू वाज अ ग्रेट सोशलिस्ट। राहुल साहब, और वो क्या वर्ड बोल रहा है, पाकिस्तान का पूर्व मंत्री, वो कह रहा है बीजेपी जानी चाहिए,
मोदी हटना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेना। क्यों नहीं कांग्रेस ने बोला कि मिस्टर फवाद चौधरी माइंड योर बिजनेस, आप कौन होते हैं हमारे में बोलने वाले, ये पाकिस्तान वाले मिठाई तो इनको खिला। नहीं, लेकिन सुधांशु जी, आज तो हकीकत ये है। पाकिस्तान का जिक्र हुआ तो मैं बता दूं, एक मिनट एक समीर मिनट, जी। पाकिस्तान का जिक्र हुआ, आपकी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि पीओके को वापस लाना है, पीओके हमारा है, पीओके को वापस लाना है। कपिल सिब्बल साहब ने आज ही पूछा है कि अगर 400 पार नहीं हुए तो पीओके वापस नहीं लाएंगे क्या? देखिए, जब से हमारी सरकार आई है हमने हालात क्या किया है। पिछले 10 साल भारत के इतिहास के इकलौते 10 साल हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया, कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की। और उसके बाद हालात क्या हैं कि पीओके में खुद नारे लग रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ होना चाहिए। उसके बाद हमने हालात वो किए बगैर बात किए हुए कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उस समय के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आए और उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। अरे पैर कांपने की बात तो सन 71 में नहीं हुई, हमने वो करके दिखाया। और आज स्थिति यह है, आज स्थिति यह है, सबसे बड़ी बात हमने अंत करके दिखाई। मैं यहां के लोगों को बताना चाहता हूं, अरे हम बचपन में बहुत सुनते थे कि राम मंदिर बनेगा तो मिडिल ईस्ट पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर बन रहा है और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भारत यूरोप यूएई कॉरिडोर भी बन रहा है। आज राम मंदिर भी बन रहा है और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन भारत में रुकते हैं व्यापार पे बात करने के लिए। ठीक है। और राम मंदिर भी बन रहा है और अबू धाबी में मंदिर भी बन रहा है। और पाकिस्तान का हमने हालात जानते क्या किया कि उसका सबसे खासम खास यूनाइटेड अरब अमीरात, हम सफर, हम निवाला, हम प्याला, हम राज, जिसके लिए वो चाहता था कि ये समर्थन देगा धारा 370 पे, उसने मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ जायद दे दिया। सऊदी अरब ने उसका साथ नहीं दिया। आज हमने पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो गत करके रखती है कि वो कह रहा होगा इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ। पर सुप्रिया जी भी आप मानती हैं क्या ये कि दुनिया में आज अपना दमखम भी दिखा रहा है भारत और अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान भी कर रहा है? सुधांशु जी, हम प्याला हम निवाला की बात कर रहे थे। काश इसी तकरीर से, काश इसी जज्बे से चीन का नाम आपके प्रधानमंत्री ले पाते। असलियत यह है कि 20 जाबाजों की गलवान में शहादत हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है। 20 कोर कमांडर लेवल की बातों के बाद, वार्ताओं के बाद हम 2020 की यथावत स्थिति नहीं बना पाए। हम चीन से $200 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं, लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हैं टिकटॉक बैन करके। अरे असलियत यह है कि चीन आपके घर में घुसा हुआ है। सारा का सारा लद्दाख सड़कों पर है, वहां पर लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। आप वहां जाने की भी जरूरत नहीं समझते हैं। कश्मीर की बात करते हैं, चुनाव नहीं लड़ पा रहे, वहां पर 3-3 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतार पाए। अरे इतना बढ़िया था तो कश्मीर में चुनाव लड़के दिखाते ना, काहे भाग गए? असलियत यह है कि पाकिस्तान की चर्चा होनी चाहिए जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए इंदिरा गांधी ने सेना के शौर्य और पराक्रम के बल पर। सारा विश्व एक तरफ था, आंख में आंख डाल के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दिया। आपकी तरह कोई घुसा हुआ नहीं है कहकर चुप नहीं बैठी। चीन को सबक सिखाइए, मैं आज कहती हूं, पूरा विपक्ष आपके साथ है। चीन का नाम नहीं लेते हैं भाई। अरे वहां अरुणाचल में आपका सांसद कह रहा है अरुणाचल में गांव बसा रहे हैं। नेपाल ने अपने करेंसी नोट पर हमारी जगह लगा दी, हम चुप रहे। बांग्लादेश कॉक्स बाजार में सबमरीन बनाने की परमिशन दे रहा है, हम चुप बैठ रहे हैं। असलियत यह है ब्रिक्स के नए सदस्य हमारी यूएनएससी को रोक रहे हैं, हम चुप बैठे हुए। किस तरह की बातें आप लोग करते हैं? असलियत यह है कि लच्छेदार बातें करना एक चीज है। हमारा विदेश मंत्री पॉडकास्ट में, जिस पॉडकास्ट में साहब भी जाते हैं, कहता है हम छोटी इकोनॉमी है, चीन बड़ी इकोनॉमी है, हम उससे कैसे लड़ेंगे? आप सेना के शौर्य और पराक्रम पे आपको भरोसा नहीं है, आप सेना का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। 2020 की यथावत स्थिति ना बनना, बार बार चीन कहता है, आपका प्रधानमंत्री भी तो कहता है कोई घुसा हुआ नहीं है। चीन का नाम क्यों नहीं लेते हैं? और पाकिस्तान की बात कृपया करके वो लोग ना करें, नाम ले लूं, अनुमति हो तो। करके वो लोग ना लें कि पाकिस्तान का नाम, जो असलियत में पाकिस्तान जाकर जिन्ना की मजार पर मत्था टेकते हैं। ये काम मत कीजिए। चलिए, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है। सुधांशु जी जल्दी से एक कमेंट आप। देखिए, अब मैं अपेक्षा करूंगा जैसे मैंने शांति से सुना है, अब जैसा मैंने शांति सुना वैसे सुनेंगे। देखिए, इनको क्या भरोसा है, गलवान में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए, गोली नहीं चली, हैंड टू हैंड फाइट में। और चाइना ने अपने एक भी मारे गए सैनिक तो छोड़िए, घायल सैनिक की भी लिस्ट नहीं जारी की। आपको यह आंकड़ा यकीन का लगता है कि 20 लोग हाथ की फाइट में मारे जाएं, उधर से एक भी मारा ना जाए, एक घायल भी ना हो? उस चीन के आंकड़े पे इनको भरोसा है। सोचिए,
ये देश की सेना के साथ क्या बर्ताव करना चाहते हैं। और राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे सैनिकों को पीट चीन रहे के थे। आंकड़े पे और भरोसा नहीं है, फिर आप अपनी बात मत सेना के करिए। आंकड़े पे भरोसा है। आप देखिए, आप बोल रहे हैं कि अपनी सेना के आंकड़े पे मैंने गलत डिस्टर्ब मत नहीं कहिए। किया। हमने तो बिल्कुल कहा हमारे 20 सैनिक थे, उनका पूरे सम्मान के साथ उनके गांव तक ले जाके अंतिम संस्कार कराया गया। मगर ये चीन के बारे में कहते हैं, आज जाकर जरा चीन की हालत देख लीजिए। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी एवरग्रांड बैंकक्रप्ट हो चुकी है। चीन की 18 रियल एस्टेट कंपनियां डिफॉल्टर हो चुकी हैं। चीन में पिछले क्वार्टर में 2 क्वार्टर पहले डिफ्लेशन था। अगर आप देखें इस समय चीन से ज्यादा रेमिटेंस पिछले क्वार्टर में भारत के स्टॉक एक्सचेंज में आया है। जो फॉरेन से रेमिटेंस आया $111 बिलियन का एनआरआईज के द्वारा भारत में चीन से ज्यादा आया है। और सुनिए, अब पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन की आईफोन की फैक्ट्री चीन के बाहर दुनिया में कहीं बनी है तो भारत में आके बनी है। उससे चीन को कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। अब मैं बताना चाहता हूं, जो इन्होंने बड़े गर्व से कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े इंदिरा जी ने किए थे, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं पूरी दुनिया खिलाफ नहीं थी। सोवियत रूस हमारे साथ खड़ा था, आधा दर्जन बार वीटो करके खड़ा था। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर इतना शौर्य था तो 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने छोड़े बांग्लादेश में। पीओके क्यों नहीं सॉल्व कराया वो छोड़िए, 54 हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर जो पाकिस्तान में थे, यानी वेस्ट पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में, वो क्यों नहीं छोड़े गए। और मैं दर्शकों से कहता हूं, जरा एक फूड फॉर थॉट देता हूं, इसलिए छोड़िए। थोड़ा सा वो कम है, किसने बनवाया उसके लिए बहुत सी पुरानी आर्काइव्स हैं। This is a wrong debate. You have to give me a word. आप उनसे खत्म लास्ट कमेंट फिर, अरे भाई, लास्ट आप कमेंट कितना जल्दी बोल से। चुकी हैं सबसे ज्यादा। आप अरे इससे पूरी भी बात बात होने दीजिए मेरी। सुप्रिया जी, मेरी मुझे पूरी वाइंड बात अप होने करने दीजिए। असलियत ये अरे है भाई, कि मेरी चीन पूरी के बात होने साथ- दीजिए। नहीं क्या होगी तरीका है सुधांशु जी, बीच वक्त में? की थोड़ी सी कमी है। जी जी, चीन जल्दी के से। साथ $200 बिलियन का धंधा आप करते हैं। चीन को पैसा आप दे रहे हैं, अपनी सेना को वहां पर वो एग्रीमेंट सूट आप करता है। करते हैं। असलियत यह है कि चीन का नाम प्रधानमंत्री नहीं लेते हैं। महाबलीपुरम में शहनाई जरूर सुनी, साबरमती में झूले की पींग जरूर लगाई, लेकिन चीन का नाम नहीं लेते। अरे आपके प्रधानमंत्री इस देश के मणिपुर में जो साल भर से जल रहा है वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। चीन का नाम क्या लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, तरीका ठीक नहीं है। बहुत रुकिए, बहुत शुक्रिया आप रुकिए। दोनों का। सुधांशु जी, भाई, ये तरीका ठीक नहीं। मैं एक लाइन को जवाब देना जी, एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन बोलता हूं, सुनिए। मणिपुर नहीं आप जाएगा, बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, मणिपुर भाई, जब जाइएगा तरीका- अब नहीं, आप आप चीखे लास्ट चलाइए। वर्ड उनको दीजिएगा तो फिर मुझे फिर ब्रेक लेना पड़ेगा। So please, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। You जी started with him, you have to end with him. आपने That's how इतना- the show is done. जी, अगर वो आपने इतना बोलेंगे लंबा फिर मैं बोला। भी बोलूंगी। ए, क्यों ये याद बच्चों रखिए। को आपके लड़ने दोस्त लगती है है भाई। सुधांशु जी, ना, 10 ना, सेकंड तो- अगर कमेंट कर लेंगे। अरे लड़की उलट सकती चलिए, हो, 10 प्रियंका सेकंड, गांधी नहीं 10 लड़ सेकंड, पाएंगी। सुधांशु जी, 10 सेकंड, सुप्रिया जी। इस देश का प्रधानमंत्री मणिपुर कब अरे जाएगा। सुनिए, मैं एक बता रहा साल हूं। से मणिपुर जल रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री के अंदर मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं है। जल्दी से, मणिपुर जल्दी जाने से, की 10 हिम्मत सेकंड, नहीं है। सुधांशु जी। मणिपुर कब जाएंगे, दोनों बात का डेट और जवाब टाइम देता हूं। बताइए। अरे अरे सुनिए। प्रधानमंत्री डिबेट से भाग रहे हैं, मणिपुर जाने की हिम्मत बोलने तो नहीं है। दीजिए सुप्रिया ये जी उनको। असलियत है। जी, वो बोलेंगे फिर मैं भी आपने बोलूंगी। बहुत सवाल लड़ती पूछा है है, भाई। अरे भाई जवाब नहीं लेंगी आप। वो बोलेंगे बोलेंगे। फिर ये मैं तो भी कमाल की बात होगी। आप भाई। डिबेट कर रहे हैं ना, आपने उनसे आपने डिबेट शुरू उन्हीं से किया। सवाल पूछा ना। आपने डिबेट उनसे शुरू किया। सुनिए खत्म भाई, करिएगा। इंडी गठबंधन की हालत है कि असलियत एक में है इस वो देश का लड़की प्रधानमंत्री है मणिपुर स्वाति नहीं जा मालीवाल, सकता वो है। पिट सकती है। मणिपुर नहीं जा सकते प्रियंका हैं। गांधी लड़की मणिपुर है, क्यों नहीं वो जाते लड़ नहीं हैं? सकती, ये लड़ सकती है। मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं। काहे चिल्ला रही मणिपुर इतना क्यों भाई? नहीं जाते हैं। चलिए। मणिपुर कब जाएंगे। मणिपुर चलिए, इस कब बहस जाएंगे? का अंत नहीं हो इसका सकता जवाब और दीजिए। मैंने इसीलिए मणिपुर पहले ही कब ये कहा था जाएंगे? कि बहुत मणिपुर धाकड़ कब डिबेट जाएंगे? होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत भाई, बहुत ये शुक्रिया। तरीका ठीक नहीं कब जाएंगे? है। लगातार चीखें मणिपुर चिल्लाते कब रहेंगे, उसके बाद जाएंगे? कहेंगे शुक्रिया। मणिपुर कब This is जाएंगे। not the way. मणिपुर कब जाएंगे। आप जवाब ही देने मणिपुर रहेंगे कब और उसके बाद जाएंगे? चिल्लाएंगे। मणिपुर कब क्या बचकाना जाएंगे। स्टाइल? सुप्रिया जी, मणिपुर कब रिपीट क्यों कर रही हैं आप? मणिपुर एक लाइन कब बोले। जाएंगे। आप मणिपुर रिपीट कब क्यों कर जाएंगे? रही हैं? जी, मणिपुर कब जाएंगे। अब ये होता आप है, डिबेट आप मुझे बढ़ाइएगा तो डिबेट मैं भी वाइंड अप बढ़ाऊंगी। करनी है, चलो। जल्दी से, वक्त आप खत्म हो रहा है। डिबेट सुनिए, बढ़ाऊंगा। मैं इनसे कहता हूँ, इन्होंने मणिपुर दिल्ली कब में मणिपुर को जाएंगे? लेकर हल्ला मचाया। मणिपुर कब इम्फाल जाएंगे? में बताइए, मणिपुर मणिपुर कब सरकार के जाएंगे? खिलाफ एक प्रदर्शन मणिपुर बताइए। कब जाएंगे? मणिपुर सरकार के खिलाफ एक मणिपुर नोटिस कब बताइए। जाएंगे? मणिपुर सरकार के खिलाफ एक कब प्रदर्शन जाएंगे? बताइए। मणिपुर सुप्रिया जी, कब प्लीज जाएंगे? ऐसे नहीं होगा। सुप्रिया जी, मणिपुर ऐसे कब नहीं होगा, जाएंगे? ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। मणिपुर कब बहुत बहुत जाएंगे? शुक्रिया, बहुत बहुत राहुल शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस मणिपुर चर्चा में कब जुड़ने के जाएंगे? लिए। गांधी, सुधांशु मणिपुर जी, कब जाएंगे। मणिपुर से भागेंगे डिबेट। सुधांशु जी, जल्दी से, लास्ट कमेंट, लास्ट मणिपुर कमेंट। कब जाएंगे। अरे जवाब ही ले रहा हूँ सुप्रिया जी, उनको बोलने तो दें आप। अरे मणिपुर कब जाएंगे। मणिपुर कब जाएंगे। मणिपुर कब जाएंगे। इस चलिए, बात का जवाब दें। दोनों को 20-20 जवाब सेकंड में दीजिए, और देता मणिपुर हूं। कब गुजारिश जाएंगे? करके, गुजारिश करके मणिपुर कब 20-20 सेकंड। जाएंगे? अरे मणिपुर कब जाएंगे। सुप्रिया जी, मणिपुर आप कब क्या जाएंगे? आप क्या जवाब दीजिए। आप क्या सवाल ही पूछती रहेंगी या जवाब भी लेंगी? इसे नहीं होगा ना कहते हैं ऐसे। आपा खो देना। सुप्रिया जी, जवाब तो ले लीजिए। अरे जवाब तो लीजिए। सुधांशु एक ही जी, जवाब है, शुरू करके सुनिए, मुझसे खत्म नहीं करेंगे। एक ही जवाब है कि वो मणिपुर पैरवी कब तो झूठ जाएंगे? के मैं आऊंगा करता चला आपके गया, पास। कब जाएंगे? बस उसका मणिपुर चेहरा कब उतरता जाएंगे? चला गया। मणिपुर कब मणिपुर में जाएंगे? एक मणिपुर प्रस्ताव कब नहीं जाएंगे? है। मणिपुर सरकार मणिपुर के खिलाफ कब अविश्वास जाएंगे? प्रस्ताव क्यों नहीं है? मणिपुर कब में कोई जाएंगे? प्रदर्शन नहीं है। मणिपुर कब मणिपुर
मणिपुर में आप मणिपुर प्रदर्शन कब क्यों नहीं है? मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर कब जाएंगे? चलिए, मणिपुर कब थैंक यू जाएंगे? सो मच, मणिपुर थैंक कब यू सो जाएंगे? मच आप दोनों का मणिपुर हमारे कब साथ जुड़ने जाएंगे? के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।